ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जम खट्टू चाहे कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। उड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। अफजल गुरुजी को हाफिज सईद साहब, ओसामा जी जो हैं, पर ये ओसामा जी डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए। पैरों से सौदा करते हैं, अपनों से धोखा करते हैं, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे वो हमको भूल न पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इतने सारे बयान सुनने के बाद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊं, किस विषय पर आज हम शो करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस सैनिकों के बल पर, जिस सेना के बल पर हम देश में 24 घंटे सुरक्षित हैं, जो चाहे वो करते हैं, यहाँ तक कि इस देश के ही खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं, सेना के ऊपर सियासत भी करते हैं। सेना के बारे में क्या कोई नेता इस तरीके का बयान दे सकता है? और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि बयान देने के बाद दूसरे दिन भी वो उस बयान पर पूरी तरह से अड़िग है। आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की हम बात करें, उड़ी हमलों की जिस तरीके से उन्होंने बात कही है और सैनिकों का जो शहादत वहां हुई थी, मरने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नोटबंदी शुरू हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक घर में ही नरेंद्र मोदी ने कर दी है। उड़ी हमले से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस देश में। आखिर हुआ क्या है कांग्रेस को? हालांकि ये कोई पहला बयान नहीं है। मणिशंकर अय्यर से लेकर के दिग्विजय सिंह से लेकर के तमाम नेताओं के एक के बाद एक इस तरीके के बयान हम सुनते रहे हैं, लेकिन आखिर अंत कब होगा इनका? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हुआ क्या है हमारे इन राजनेताओं का, बात इस पर भी करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें आप। मॉनिटाइजेशन का किस तरह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है, किस तरह से अब शायद 40 के लोग मरने वालों की संख्या पहुंच गई। सर, हमारे उड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। ये महाशय कोई गली के चौराहे पर खड़े होकर नहीं बोल रहे। इनकी ये जुबान लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में चली है। देश की रक्षा करने वाले जवानों की शहादत का हिसाब लगा रहे हैं ये। इनकी इस बदजुबानी से साफ हो गया है कि कांग्रेस के लिए सरहद पर देश के लिए शहादत देने वाले जवानों और बैंकों के बाहर लगने वाली लाइन में कोई अंतर नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि बदजुबानी पर माफी मांगने से भी गुलाम नबी आजाद ने साफ मना कर दिया। चाहे माफी तो बीजेपी को मारनी चाहिए। देश को किस कगार पे धकेल दिया, इसके लिए तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की सरकार को हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। फोकट की राजनीति को परवान चढ़ाने का सपना देख रही कांग्रेस अब शहीदों का सम्मान करना भी भूल गई है। गुलाम शहीदों का अपमान करने में इतने मगन हो गए थे कि वो ये भी भूल गए कि इस सभा में वो अगर बोल भी रहे हैं तो इसके पीछे भी हमारे शहीदों की शहादत है। धिक्कार है ऐसी राजनीति और राजनेताओं पर जिनके लिए शहीद की शहादत भी मौत है और बैंकों के बाहर लगने वाली लाइन में मरने वालों की भी मौत उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेहरू से लेकर मनमोहन तक कांग्रेस आधुनिक भारत का डंका पीटती रही।
लेकिन वो ये क्यों भूल जाती है कि हमारे जवानों के लहू से ही ये भारत बना है। हमारे सैनिकों के शौर्य का ही जीता जागता उदाहरण है ये हमारा देश। बहरहाल सरकार को नोटबंदी पर घेरने चले थे गुलाम नबी आजाद और अपनी बदजुबानी से फंस गए और सत्ता पक्ष को मौका दे बैठे। सैनिकों के अपमान पर बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया है और गुलाम नबी आजाद से सैनिकों के अपमान के लिए माफी मांगने को कहा है। प्रधानमंत्री जी हमेशा संसद में रहते हैं। जब संसद चलती है तो वो पूरे समय संसद में रहते हैं। जिस समय भी संसद में उनको आना होता है वो आते हैं। लेकिन ये देखिए क्या है, अब कहीं पे चोट लगी है और कहीं दर्द हो रहा है। दिक्कत ये है, और रोज एक नया बहाना, रोज एक नई बात, रोज एक नई चीज खड़ी करना, और जो वास्तविक मुद्दा है, जो वास्तविक मुद्दे पर जिस पे बात करनी चाहिए उस पे बात नहीं हो रही है। आप बात करिए ना, हम तो तैयार हैं कि काले धन पे बात करिए, नोटबंदी के मुद्दे पे बात करिए, हम आपको जवाब देंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। तुष्टीकरण और तदर्थवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस का ये रुख कोई पहली बार देखने को नहीं मिला। इससे पहले भी इस पार्टी के कई नेता अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं, लेकिन हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान कांग्रेस कब तक करती रहेगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो शहादत को अपने अंदाज में पेश करने लगे हैं, क्योंकि उनके लिए शहीद का मतलब कुछ और ही है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। उड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। अफजल गुरुजी को हाफिज सईद साहब, ओसामा जी जो हैं, पर ये ओसामा जी, डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए। तो देखिए ना, एक के बाद एक कितनी सारी अपीलें हैं। पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि हमें ले आइए, इन्हें हटाइए, यानी मोदी सरकार को हटाइए, क्योंकि मोदी सरकार से पाकिस्तान को बहुत दिक्कतें हैं। इसके अलावा ओसामा जी से लेकर के कौन कौन सी बातें आपने सुनी, साथ ही साथ आपको ये भी याद है कि किस तरीके से जाकिर नाइक पर शिकंजा लगातार कस रहा है। जाकिर नाइक को शांति दूत किसी और ने नहीं, दिग्विजय सिंह ने ही करार दिया था। बाद में वो अपने बयान पर टिके भी रहे। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या शहीदों की तुलना इस तरह की घटनाओं से करना ठीक है, और क्या कांग्रेस उसी नजर से इन तमाम चीजों को देखती है। हालांकि ये कोई पहला बयान नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, चाहे सलमान खुर्शीद हो, मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो या गुलाम नबी आजाद हो, इससे पहले भी आतंकवादियों को लड़ाके का दर्जा वो दे चुके हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह को पता नहीं कैसे कश्मीर भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर नजर आता है। चर्चा हम इस पर करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीडी मिश्रा हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल दानवीर सिंह हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं, प्रबोध कुमार हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, साथ ही राजेश यादव है जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और विमला बाथम हैं जो कि बीजेपी की नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। शुरुआत में आपसे करूंगी राजेश यादव जी, क्या आप मुझे बता पाएंगे इन बयानों के मायने क्या हैं, और आखिर ये बयान ऐसे कोई कैसे दे सकता है? देखिए, मेरे को 2 मिनट दीजिए। बिल्कुल, मैं ठीक दूंगी है आपको। आप जहाँ तक देश के सुरक्षा में लगे फौजी भाइयों का है जी, फौजी भाइयों के लिए जो देश में अपना परिवार छोड़ के देश की सेवा कर रहे हैं, अपने हम लोग अपने पत्नी का, माँ बाप का, सबका सुख भोग रहे हैं, वो सब परिवार को छोड़े हैं, उनकी इस बलिदान के लिए उन्हें सलूट करता हूं मैं। और दोनों फौजी भाई इन्होंने सेवा करी है, इन्हें भी मैं सलूट करता हूं। कांग्रेस पार्टी कभी भी जो हमारे सुरक्षा में लगे हैं, देश की सीमा में जितनी फौजी भाई हैं, उनको कभी बहुत दिल, हमारे हीरो हैं, हीरो मानती है वो, और बहुत दिल से बहुत प्यार करते हैं। जो तमाम नेता हैं आपकी आप सुन लीजिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, आपको एक एक करके वहीं आ रहा हूँ। देखिए, कहीं का आपने बहुत स्टोरी बना के, ये आपका काम है, खैर ठीक है ना, आपने बहुत स्टोरी, यहाँ की ईंट, यहाँ का वो, यहाँ का रोड़ी, आप बता दें, मैं चाहती हूँ कि आप जो कहेंगे मैं दिखाऊंगी टीवी पे। वो आपने करा है। ना लगाएं राजेश जी कि मैंने कहीं का रोड़ा जोड़ा है। ये डिबेट कहीं थी, कहीं नोट पे कहीं बात हो रही थी, और आपने कहीं जोड़ दिया। देखिए, मतलब आप मेरी बात सुनिए, से पूछे कि क्या चलाएं टीवी ना, आप चलाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप चलाइए, लेकिन हमारी भी सुनिए। आप देखिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जब
देश के अंदर टुकड़ों की बात हो रही थी, खालिस्तान के देश के बंटवारे की बात हो रही थी। इंदिरा जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, मेरी लाश पे देश के टुकड़े नहीं होने जाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। जान चली गई। राजीव गांधी, जिस पार्टी ने अपने नेताओं को देश की खातिर खोया हो, उसको लोग सिखा रहे हैं देशभक्ति। अब मैं बताऊं, जब देश आजाद हुआ था, जब देश की आजादी के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही तो मैं थी, सवाल पूछूंगी है ना, आपसे। आप पूछिए। क्या हमने इन राजनेताओं के बारे में कोई गलत बयान दिखाया है? मणिशंकर अय्यर से लेकर सलमान खुर्शीद तक, गुलाम नबी आजाद तक, क्या आपके नेता नहीं है? क्या मैंने यहाँ पे कोई आप बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी की, उनकी दिखाई है कोई गलत? आप देखिए, जो राजनेता गलत बोल रहे हैं, मैं सिर्फ वही दिखा रही हूँ। जिस नोट पे बात हो रही थी उसको भी आप नोट को छोड़ दीजिए, आपकी सहूलियत के हिसाब से विषय नहीं जुड़ा डिसाइड हुआ होगा है, ना। वहाँ जुड़ा हुआ है, आपने एक तरफ मोड़ दिया है। नहीं, और मोड़ा नहीं। देखिए, जब ये देश की आजादी के लिए कांग्रेस लड़ रही थी, राजेश तो यादव कुछ जी, लोग मैं रिक्वेस्ट जो करना चाहूंगी। चूहों की तरह बिल में बैठे राजेश थे, यादव जी। आज वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। राजेश यादव जी। देशभक्ति का हमें सिखा रहे हैं राजेश देशभक्ति। यादव जी, हाँ, मैं आप आपसे बताइए। रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए, डाइवर्ट ना करें मुद्दे को। आप कह रहे हैं कि मुद्दे को नोटों की नहीं। बात होनी देखिए, चाहिए, मैं इस बात से उन्होंने आपसे गुलाम agree नबी हूं। आजाद, सुनिए, गुलाम नबी आजाद ने कहा, उड़ी हमले से ज्यादा लोग नोटबंदी में मारे गए। ठीक है ना, उन्होंने ये कहा था। आप सुनिए, तो मैंने इन्होंने क्या क्या कहा दिखाई था, इन्होंने क्या कहा था, आपको याद दिला दूं कि भाई लाइन में लग रहे हैं, देश के लिए आप लाइन में नहीं लग सकते। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, सरकार ने कहा, सरकार के ये शब्द हैं कि देश के लिए आप लाइन में नहीं लग सकते। जब एक आदमी, देखिए, देश के लिए लोग लाइन में लगे, आपने देखा, लगे। जब देश के लिए लोग, पहले सुन लीजिए, या तो आप बता दीजिए, आपको पढ़ दूंगा मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम आंसर क्रिस्प रखें, बाकी के लोग भी तो बोलेंगे ना। हाँ, मेरे को ये पूरा, देखिए, एक तरफ मैंने फौजियों के बारे में कह दिया, एक तरफ वो उस लाइन के बारे में भी कह दूं मैं, फिर आप किसी को, मतलब जो भी है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। आप देखिए, जब देश के लाइन में लगे वो लोग, इनकी बात मानी सरकार की। मौत में फर्क नहीं है। देख, सुन लीजिए पहले, अब मैं आप क्वेश्चन कर लीजिए, मेरी लाइन सुन लीजिए। अब वो लाइन में लगे देश के लोग, जब इनके कहने से इन्होंने कहा कि देश के लिए लाइन में, जब देश के लिए कोई लाइन में लगा हो, और आप देखिए कोई लाइन में कोई एक्सपायर मौत हो जाती है, तो वो किसके कहने से? सरकार ने कहा देश में लाइन में लगिए। जब मौत हो जाती है देश में सरकार के कहने पे, शहादत में और तो मौत वो में लोग कोई मर फर्क जाते नहीं हैं। है। देखिए, पहले मैं वहीं आ रहा हूँ। जब वो लोग मर जाते हैं लाइन में लगे हुए, क्योंकि देश प्रेम में लाइन में लगे हैं, तो लाइन में जब मर रहे हैं वो लोग, तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, वो भी और शहीद हैं। बिल्कुल, जब देश की सेवा, देश में लोगों को, देखिए, जब सरकार कह रही है कि देश के अगर खातिर, आप उन्हें भी शहीद कहते हैं सैनिकों के बराबर, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। देश के खातिर लगे ना लोग, देश के खातिर लगे ना लोग लगे, सरकार ने कहा सेना देश के खातिर लगे ना। राजेश यादव जी, देश के खातिर लगे। राजेश यादव जी, मुझे ये बता दीजिए, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि सेना के जवानों की शहादत, सेना को और मैंने इस बता तरह दिया, से होने वाली मौत दोनों बराबर हैं। हमारे दिल में हमारे हीरो हैं सेना के जवान, हम बहुत प्यार करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मत रखिए, एक ही बात करिए ना। आप कह रहे हैं कि क्या शहादत और मौत में फर्क नहीं है? देखिए, बात सुनिए, ये जो लोग गरीब लोग मरे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है? कह दो आप, कांग्रेस जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप मुझे बता दीजिए। आप डाइवर्ट कर दीजिए पहले, दो से आदमी मरे, कौन जिम्मेदार है इनके लिए? राजेश यादव जी, आप पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर लीजिए, मुझे बता दीजिए कि कहाँ टॉपिक पे किस पे बात करनी है। ना, आप देख, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्या शहादत में और मौत में कोई फर्क है आपकी नजर में? देखिए, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि फौजी भाई हमारे हीरो हैं, पहले ही कह दिया है, और दिल में रहेंगे, सदैव रहेंगे, हमारे दिल में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के दिल में रहेंगे, और हीरो हैं हमारे, हम सलूट करेंगे सदैव उनको। शहादत में और मौत में फर्क होता है कि नहीं? मुझसे पूछिए जी। शहादत और मौत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो शहादत देते हैं वो सीमा पर शहादत देते हैं, उनके लिए, जो हमारे देश के लिए हम सोते हैं वो जगते हैं, इस तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन वीर जवानों को एक एक बच्चा सलूट करता है। हम अगर मर जाते हैं वो बिल्कुल एक नीचे की बात होगी, और एक सैनिक जब मरता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वो एक महान काम करते हुए उसने अपनी आहुति देश के लिए दी है, वो शहादत है। एक बात मैं अभी इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने इंदिरा गांधी जी के सबके लिए कहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनवाया और बहुत देश के लिए किया,
कोई इस पे वो नहीं है। हमारे उस समय वाजपेयी जी ने भी उनकी सराहना की थी। फिर उन्हीं की पीढ़ी को, हमारे आदरणीय राहुल गांधी को क्या हो गया, जो जेएनयू पहुंच गए, देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हुए। और एक मिनट, मुझे आप बोले नहीं, मैं बोली, मैं बोल सकती थी, बीच में नहीं बोली मैं। क्या हो गया उनको? अब क्या बदल गया? सब कुछ है। इंदिरा गांधी के साथ वो सब, उनकी सब जो सीमाएं थी, जो मर्यादाएं थी, जो एक देश प्रेम था, वो सब दफन हो गया उनके साथ में। क्यों पहुंचे वहां? पूरे देश ने थू थू की उस पर। पूरा देश इस बात को उनके लिए लानत भेजता है कि ऐसे युवा हैं जो देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हैं वहां पर। क्यों गए थे वहां? इसका जवाब दे दे मुझे। देखिए, और जो बहुत अच्छा जवाब मांग रहे हैं, मैं दे दूं, अभी जवाब दीजिए आप। दूसरी बात, एक जो उन्होंने कहा है गुलाम नबी आजाद ने, कितना शर्मनाक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो राजनीतिक पार्टी हूँ, आप कह सकते हैं कि इसलिए कह रही हूँ। आप राजनीति कर रही हैं, हाँ, जी, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ। आज देश का एक एक बच्चा जिसने न्यूज सुनी है वो शर्मसार है, शर्मिंदा है इनके शब्दों पे, इनकी बातों पे। बीडी मिश्रा जी, गुलाम नबी आज़ाद हालांकि कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, हमने बयान सारे दिखाए हैं। और मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं, जो बयान दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, सरासर वही बयान है जो हमारे राजनेताओं ने दिए हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा हमने बिल्कुल नहीं जोड़ा है। दूसरी बात, ये खून की दलाली वाला बयान हम नहीं दिखा पाए। मुझे भी याद आया कि किस तरीके से राहुल गांधी ने उस सर्जिकल स्ट्राइक को भी खून की दलाली कहा था। बीडी मिश्रा जी, सवाल अब ये कि हमारे राजनेताओं को, हम पूरी राजनीति की बात करेंगे, आखिर हुआ क्या है? मौत और शहादत में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम देखते हैं कि किस तरीके से एक मौत होने के बाद उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, जिसमें हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन धर्म विशेष और जाति विशेष से वो मुद्दा होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद जी का जो पूरा स्टेटमेंट है, उसमें जो ऑपरेटिव 3 वर्ड्स हैं वो तो कोई बोल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के वजह से इतने आदमी नहीं मरे। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की वजह से इतने आदमी नहीं मरे, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। तो आपने क्लीन चिट दे दी आतंकवादियों को। आपने आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दी कि भाई आतंकवादी दोषी नहीं है, क्योंकि उनके वजह से इतने आदमी नहीं मरे। हाँ। ये एग्जैक्ट वर्ड है। इसमें आप बताइए कि गलत है वर्ड? कुछ भी नहीं, एज इट इज। ये आतंकवादियों के वजह से इतने आदमी नहीं मरे, ये उन्होंने कहा, तो आपने क्लीन चिट दे दी। एक दूसरा, जो आर्मी की बड़ाई हो रही है, आर्मी की बड़ाई पर 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ। कन्हैया कुमार ने जेएनयू में कहा कि जितने आर्मी के लोग हैं कश्मीर में सब रेपिस्ट हैं। अब वहां उनके सपोर्ट के लिए कौन गया? उनके सपोर्ट के लिए गया, कन्हैया कुमार को गले में लगाया और उसने कहा, कन्हैया कुमार ने, कि आर्मी वाले वहां पर रेपिस्ट, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मैं कोट कर रहा हूं, आर्मी वाले वहां रेपिस्ट हैं। तीसरा, बॉम्बे ब्लास्ट में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जब शरद पवार जी यहाँ पर मिनिस्टर थे और उनको नरसिम्हा राव जी ने तुरंत उठा के और वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया, वहां पर 300 आदमी भरे, शहीद का दर्जा मिला उनको, शहीद का दर्जा मिला। ये जो नोट वाले हैं इनको शहीद का दर्जा मिल जाए। वहां पर जो आतंकवादियों ने 300 आदमी मारे और वहां पर सीरियल ब्लास्ट हुआ और शरद पवार जी गए वहां चीफ मिनिस्टर बने, तो उनको शहीद का दर्जा की मांग हुई। अब मैं बताना चाहता हूं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर गुलाम नबी जी का आजाद का यह स्टैंड था कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट गलत है। जब स्कूल पूरे जले और स्कूल को बचाने के लिए आर्मी गई, तो कहां से वो चिट्ठी लिखवा के जाती अगर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं होते? किससे परमिशन लेके जाती? कौन दरोगा को रात में जगाती? कौन मजिस्ट्रेट रात में जगता? कौन वारंट देता? और ये कब पहुंचते? दूसरा, इन लोगों ने, गुलाम नबी आजाद ने मेथड ऑफ ऑपरेशन आर्मी के उस पर आवाज उठाई और फरूक अब्दुल्ला के लड़के वहां पर उमर अब्दुल्ला जी ये वहां पर थे। उन्होंने कहा कि भाई वेपन नहीं देना चाहिए फौज वालों, तो लाठी पकड़ा दो। हाँ, मरने के लिए लाठी पकड़ा दो। तो वो क्या करेंगे? और जो क्रोकोडाइल टीयर्स हैं उरी अटैक पर जो वहां पर बहे थे, आज के माने जब कहते हैं आतंकवादियों ने इतना नहीं मारा, तो इसके माने कि वो क्रोकोडाइल टीयर्स वो ये कुछ ग्लिसरीन लगा के गिराए थे या पानी से गिराए थे, क्योंकि उस वक्त तो ये हुआ भाई उरी का अटैक ठीक नहीं। आज उरी का अटैक कह रहे हैं कि ठीक है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि बटाला हाउस में
जब इनकाउंटर हुआ, हम जानते हैं कि तो किस तरीके से बटाला हाउस होना में आ गया था। इनकाउंटर हुआ, तो बटाला हाउस में जो शर्मा जी मारे गए इंस्पेक्टर थे, उनके घर कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, और बाकी गए। अब मैं 3 बातें और बताना चाहता हूं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कहां सबूत दे दो। रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये नार्क देश है पाकिस्तान। ये कोई नहीं कहा टीवी पर आके कि इंडियन आर्मी में मैं 1961 कमीशन का हूं, मैं चाइनीज वार में लड़ा था। मेरे ख्याल से बहुत ऐसे नेता होंगे जो कि पैदा नहीं हुए थे, और मैं दावे से कहता हूं तमाम नेता पार्लियामेंट बैठे हैं जो पैदा नहीं हुए थे। तो उस वक्त हमारे यहाँ जब हम लोग एक्सरसाइज करते थे तो पाकिस्तान के लिए जो हम एक्सरसाइज में वर्ड इस्तेमाल करते थे वो था नार्क देश, और चाइना के लिए चंडाल देश, ये हमारा स्टैंडर्ड था। और नार्क देश को हम कहते थे कि ये नार्क देश है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसका ये है। आज भी उसको नरकी बोलते हैं। आज भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो नर्क देश बोलते हैं। कर्नल साहब फौज के हैं, वो बता रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब न्यूक्लियर स्ट्राइक पर पर्रिकर जी ने यह कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पर, न्यूक्लियर स्ट्राइक, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये क्यों हम कहें भाई फर्स्ट यूज नहीं होगा, तो उन्होंने ये कहा कि डोंट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। जरूरत पड़ी तो नवाज शरीफ डोंट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, रहील शरीफ डोंट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। तो इसके माने ये है, फिर उनकी क्रिटिसिज्म आ गई कि अरे ये तो हमले की तैयारी करें। जब पाकिस्तान वाला कहता है और मुशर्रफ ने कहा कि हम शबे बरात के लिए नहीं रखे हुए, उन्होंने कहा था, एग्जैक्ट वर्ड है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स हमारे शबे बरात के लिए नहीं है, ये तो हम इस्तेमाल के लिए हैं, और इस्तेमाल का सबसे अच्छा जगह वो समझता है इंडिया है। तो आप ये बताइए कि इसमें हमको समझ में नहीं आता है कि आतंकवादियों के वजह से इतने आदमी नहीं मारे गए हैं, तो क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं ये गुलाम नबी आजाद। ठीक है, मिसेस कर्नल दानवीर सिंह जी भी, उनका भी रिएक्शन में ले लूं। कर्नल दानवीर सिंह, जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कई बार हम मौका देते हैं पाकिस्तान को भी, और हमने कई बार ये देखा भी है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उन वीडियोज को उठा करके उन तमाम बयानों को दिखाया जाता है कि कितनी ज्यादा परेशानी भारत में अपने आप में ही है, और देखिए ये नेता यहाँ आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब वाकई में यहाँ पे एक वर्ग के साथ बहुत मुश्किलें हैं। और सेना के साथ, शहादत के साथ इस तरह की मौतों को कंपेयर करना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख लगा जब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया। जी। आम तौर पे और सारे पढ़े लिखे लोग और जो अनपढ़ हैं वो भी सैनिक जब शहीद होता है सरहद पे, तो उसको शहीद ही कह के बुलाते हैं, इज्जत से उसके प्रति बात होती है। और इस प्रकार से तो मैंने कभी सुना नहीं कि इस प्रकार से जैसा आपने पैकेज में चलाया, गली मोहल्लों में भी इस प्रकार से बात नहीं होती। तो ये बहुत ही दुख देने वाला जो बयान था, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे काफ़ी दुख हुआ। और जैसा कि आपने बोला कि इस प्रकार के बयान जो है पाकिस्तान में बहुत चलाए जाते हैं, तो आप अभी मेमोरी फेड नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल का सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था उनका जो ट्वीट था, और उनका जो वीडियो था बहुत पाकिस्तान में ट्रेंड किया। और गुलाम नबी आज़ाद ने जो इस प्रकार का बयान दिया है, मैं राजनीतिक ये चीज़ें तो जानता नहीं हूँ, बट जो मेरे को सुनने में आ रहा है और जो मैं अलग अलग विशेषज्ञों की जो बातें सुनता हूँ, उससे ये समझ में आता है कि शायद ये कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट करने की कोशिश करी गई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक ले रुकना होगा, हमारे साथ प्रबोध कुमार भी, उनसे भी मैं जरूर जवाब लूंगी। लेकिन सवाल अब ये है कि ये इस तरह की प्लानिंग क्यों हो रही है? 2014 के इलेक्शंस के बाद जब इनकी इंटरनल रिपोर्ट ए के एंटनी ने देकर कहा था कि अति तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है, तो क्या वहां से कोई सीख नहीं ली गई? राजेश यादव जी, मैं पूछूंगी कि एक के बाद एक इस तरीके के बयान आखिर कांग्रेस की तरफ से क्यों आते हैं? आखिर होता क्या है? और पार्टी ना तो कोई उनके ऊपर बड़ा कदम उठाती है, ना कोई एक्शन लेती है, सिर्फ और सिर्फ बयान से खुद को अलग करती है। बात करेंगे इस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें आप हमारे साथ। इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। अफजल गुरुजी को हाफिज सईद साहब, ओसामा जी जो हैं, पर ये ओसामा जी, डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था कि वे
शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए। गैरों से सौदा करते हैं, अपनों से धोखा करते हैं, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे, वो हमको भूल न पाएंगे। आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। अफजल गुरुजी को हाफिज सईद साहब, ओसामा जी जो हैं, पर ये ओसामा जी, डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए। गैरों से सौदा करते हैं, अपनों से धोखा करते हैं, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे, वो हमको भूल न पाएंगे। तो सवाल बहुत बड़ा है और एक बार फिर से वही सवाल है कि ये शहीदों का अपमान हम कब तक करते रहेंगे। सवाल ये कि क्या इस तरह की जो मौतें होती हैं उन्हें शहीदों के साथ कंपेयर किया जा सकता है, और अगर नहीं तो फिर गुलाम नबी आज़ाद को हुआ क्या है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ही नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के इसी तरह के बयान आए हैं। सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने भी खून की दलाली कहा था। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि राजेश यादव जी जो कि कांग्रेस के नेता है कह रहे हैं काट झांट के, यानी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा हमने जोड़ा है, ऐसा नहीं है। पूरा पूरा बयान सुनिए जरा, राजनेता कहते क्या है। हाफिज सईद साहब तो साफ है कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में वे शामिल हैं। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उनका ऊपर जो कार्रवाई हुई है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस बात पर हमें आश्चर्य है कि पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं, पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही थी और पाकिस्तान सरकार क्या कर रही थी। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला, कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की ज्यादा चिंता है, उनको वो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। बलूचिस्तान को धन्यवाद और बधाई देते हैं। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, अगर यहाँ पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, किसी ने सवाल आपसे उठाया कि आखिर मोदी साहब जिस लाइन को लेकर चलते हैं पॉलिटिक्स में, वो बिकती है, वो सेल होती है, उसकी एक पॉपुलैरिटी है। तो मोदी साहब अपने कोई कमजोर नहीं हो रहे, इस वजह से मोदी साहब स्ट्रांग हो रहे हैं, अपने बेस को मजबूत करते हैं। 8 तारीख को बिहार के नतीजे आने वाले हैं और आपको दोबारा अपना सवाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं कि इसको बंद करना है। तो एक ही तरीका है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे, और बेहतर करने के लिए ऐसे हमारे यहाँ वजीर आजम की जरूरत है जो फजूल के शर्तें न रखें और आपसे बातचीत करें, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, और कि आपके यहाँ यही चीज हो कि जब की बातचीत होनी है तो आप आगे बढ़िए, करवाइए, जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब कर रहे थे। हमारे सामने एक मिसाल है कि जबकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो फौज के आदमी थे और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब 3 साल
जारी रही हमारी आपसी बातचीत। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे। पहला जो आपकी गुफ्तगू का पहला हिस्सा, आपने काफी सारे इंडिया पे इल्जामात लगा दिए, तो मैं चाहता हूँ मणिशंकर आयर साहब, आप बुरा तो नहीं मनाया आपने कि हम वापस सईद साहब से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूं कि हाफिज साहब एक छोटी सी अकलियत से जुड़े हुए हैं, हाफिज साहब एक छोटी सी अकलियत से जुड़े हुए हैं, और शायद ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने की ऐसी बात की। अब हाफिज साहब जैसे हमारे यहाँ भी कुछ हाफिज हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। राजेश यादव जी, सारे के सारे सवाल आप ही से। बोलिए। आपने सुना इन तमाम नेताओं को, कोई ईंट कोई रोड़ा नहीं था, किस किस तरीके से इन्होंने बयान दिए हैं आपने देखा। और क्या इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को इनके ऊपर कोई बड़ा और कड़ा कदम नहीं उठाकर मैसेज देना चाहिए कि एक के बाद एक आप इस तरह से बयान कैसे दे सकते हैं? देखिए, जो बयान दिए जी वो किस संदर्भ में है, पूरी डिबेट के बाद कई बार इस पर डिबेट भी कर चुके हैं, आपके चैनल पे भी हो चुकी है, कई जगह और भी हो चुकी है। इससे ज्यादा ठीक है ना? चाहिए। जहाँ आप बताइए राहुल गांधी ने क्या गलत कहा, मणिशंकर आप बताइए। मणिशंकर अय्यर ने जो कहा, क्या कहा, शब्द का इस्तेमाल करना। हाँ, देखिए, आप खून की दलाली का बता देता हूँ मैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी थे तो सबसे पहले उनने तारीफ करी कि मोदी जी ने कम से कम 3 साल के अंदर कोई अच्छा काम करा है, तो ये सर्जिकल करा है। तारीफ करी कि नहीं करी, आप बताएं, करी? क्या ये खून की दलाली हो रही थी? मैं वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, क्या ये खून की दलाली थी? वही आ रहा हूँ मैं। क्या ये खून की दलाली थी? पहले मैं पूछ रहा हूँ कि तारीफ करी? किसी को नमस्कार करो, गोली मार दो तो कहो भाई नमस्कार किया था। पूरे सेंटेंस अभी जितने बकरे काटे जाते हैं कान में उनके ये पानी डालते हैं और एक कलमा पढ़ते हैं, तो उसके बाद कत्ल कर देते हैं। तो कलमे की तारीफ और कत्ल की निंदा नहीं। कलमे की तारीफ है कि कलमा पढ़ा, और गला काटने की तारीफ की निंदा नहीं। देखिए, ये कोई मुस्लिम धर्म के गुरु बैठा रहो, उनसे आप चर्चा करना है सब्जेक्ट पे, वो नहीं। ये मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या सैनिकों को क्या तोहफा दिया। सुन लीजिए, आई एम सॉरी, मैं राजनीति वालों से बात नहीं करना चाहता, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन राजनीति मत करिए, आप राजनीति मत करिए। आप ये बताइए कि उन्होंने आर्मी को कौन से तकबे दिए ये सर्जिकल स्ट्राइक करके? आप सुन लीजिए, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, आर्मी को क्या तकवा दिया उस दिन? आप आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, क्या तकवा दिया आर्मी को? आपने पूरा बयान सुना है? आपने क्या पूरा बयान सुना है राहुल गांधी जी का? आपने पूरा बयान सुना है राहुल गांधी जी का? 100%। उन्होंने कहा नहीं कि हमारे फौजी भाइयों ने, मैं अंधा नहीं हूँ ना, आप यहाँ राजनीति मत करिए, आपकी हम इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप राजनीति करें आके। राहुल गांधी ने खुद कहा है नहीं कर रहा हूँ, आप राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी का पूरा बयान पढ़वा दो, यहाँ निकलवा दो। अगर उन्होंने फौज की तारीफ नहीं करी हो, आप कैसे कह रहे हैं? फौज की दलाली हो रही है, आप फौज को क्यों लाते हो? नहीं कर रहे हैं, आप फौज को क्यों लाते हो? ना फौज की तारीफ नहीं करी, करो, फौज की तारीफ करिए, फिर आप क्यों आए हैं? और फौज फौज का पक्ष रखने तो आए हैं, फौज का पक्ष रखने आप आए हैं। तो फिर आप इसमें राजनीति करिए, आप राजनीति करिए। हमारी 36 साल की नौकरी है, 22 साल पढ़ाई नहीं है। राहुल गांधी जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा आपने, आपने पूरा बयान नहीं पढ़ा राहुल गांधी जी का। पढ़ के आइए यहाँ, पढ़ के आइए, प्लीज। राजनीति मत करिए, फौजियों को मत कहिए, आप फौजियों के नाम पर राजनीति मत करिए। राजनीति कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, आप मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। आप जो है देखिए, राजेश यादव जी, आप प्रोवोक मत करो। राजेश यादव जी, आप ये कैसे, राजेश यादव जी, मुझे शहीदों पर राजेश यादव जी, आप कितना जानते हैं? सिर्फ मेरे को एक बात बता दें, सिर्फ आप फौज के बारे में कितना जानते हैं? सिर्फ मेरे को आप एक बात बता दें। बताइए, पूछिए। मैंने ये कहा कि राहुल गांधी ने मोदी जी की तारीफ करी, उसके बाद आप क्यों कूद पड़े? इसलिए कि वो फौज को तकमा नहीं दिए, और आप फौज की बयान नहीं, आप फौज की तारीफ कर रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि फौज की तारीफ कर रहे हैं। आप क्या फौज के बारे में क्या कहा? उन्होंने जाके किसी शहीद के यहाँ, उन्होंने जाके किसी शहीद के यहाँ 5 लाख रुपए दिए? नहीं। आप ये बताइए, नहीं, आप ये बताइए कि अभी एक फौजी मरा है, 1 करोड़ रुपए दिए, और उरी पर कितने रुपए दिए? देखिए, उरी के शहीदों को कितने रुपए दिए? पार्टी के लोग 1 करोड़ रुपए उसको दिया, राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, कितने रुपए दिए? एक पैसे नहीं के लिए राजेश यादव जी डिवाइड करते हैं, डाइवर्ट ना करिए। राजेश यादव जी, ये राजेश यादव जी, राजेश डाइवर्ट ना कर। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी भागे नहीं। एक सेकंड, आप लोग जो देश के अंदर ये 200-300 लोग मरे हैं, राजेश यादव जी, आपसे एक इनकी सिंपल, पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, राजेश यादव जी, किसानों की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, आप पीड़ा तो समझ नहीं रहे हैं ना, और किसी पीड़ा नहीं। हम पत्थर के बने हैं, हम लोहे के बने हैं, आप ही हार्ड मास के बने हैं। आपके लिए हमने क्या किया आप लोगों ने सैनिकों के लिए? क्या किया 1947 से? आप बताइए, आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया? आपने फील्ड मार्शल मानिक साहब मरे, उनके यहाँ आपने फौजियों को नहीं भेजा। फील्ड मार्शल मानिक शाह के बंदे, आपको याद नहीं होगा, आपको मालूम नहीं होगा, पता है फील्ड मार्शल मानिक शाह मरे थे, कौन गया था? सुन तो लीजिए, आप पहले क्या सुन ले, आप अब जवाब दीजिए। आपके लिए फील्ड मार्शल मानिक शाह मरे, एंटोनी डिफेंस मिनिस्टर थे, वो फील्ड मार्शल मानिक शाह आपके इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर पूरा देश एक डिवाइड कर दिया, जिन्होंने आप सबको आपके घुटनों पे यहाँ बिठा से दिया कौन था, गया? आप बोल लीजिए, जिन्होंने बांग्लादेश अलग करके घुटनों पे टिका दिया था, वो पूछ रहे हैं क्या किया आपके यहाँ डिफेंस ठीक है। आर्मी के आर्मी का हमारे देखिए मैडम, ऐसा है, इस तरह के मुद्दे को भटकाया जाएगा और हमें बोलने नहीं जाएगा, इस तरह से मुद्दे को भटकाया जाएगा, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है ना? मुझे पता है ये 200-300 लोग, ठीक है, मैं उनकी पीड़ा को, मैंने उनका हीरो माना है, उनको आते ही सलूट करा है। हम लोग हार्ड मास के हम भी हैं ना, आप इंसान हैं, आपकी तारीफ के सबसे पहले बैठते ही आपने सुना नहीं हो तो मैं, आपने सुना नहीं हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने सुन आते ही सबसे पहले आपकी तारीफ करी है, फौजियों की तारीफ करी है, हम अपना हीरो माना है। अरे आप हमारे हीरो हैं, लेकिन आप क्या है, एक सेकंड, एक्शन से भी तो हीरो नजर आए ना। उनकी पीड़ा वही है कि आप बेशक कह रहे हैं हीरो हैं, लगातार आप सल्यूट कर रहे हैं, हीरो भी कह रहे हैं। देखिए, आपने एक सवाल है, वो सिर्फ कह रहे हैं, जिस तरह से क्यों किसी को नहीं भेजा, जबकि इंग्लैंड में फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव जाता है, अमेरिका में कोई फील्ड मार्शल बढ़ता है तो डिफेंस सेक्रेटरी जाता है, यहाँ फील्ड मार्शल मानिक शाह मरे, एंटोनी ने क्यों किसी को नहीं भेजा? तो हम गद्दार हो गए, जो लाइन में लोग मर रहे हैं वो मर रहे हैं, उनकी बात हम उठाएं तो हम गद्दार हो गए। कोई भी बात राजेश यादव जी, ये एकदम बेतुकी बात हो जाएगी। राजेश यादव जी, आप कह रहे हैं जबरदस्ती की बात है। प्रमोद कुमार, मैं दानवी जी आपसे भी जवाब, प्रमोद कुमार जी, ये कंपैरिजन तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मेरी नेचुरल में नहीं रखने देंगे। आपने राहुल गांधी की बात उठाई, किसी की आपने कही राहुल गांधी के बारे में बता दें, जब पूरी बात नहीं सुनी भाई और किसी को बोलना दो, यहाँ पर और भी फौजी बैठे, आप फौजी की इज्जत करते हैं, ये भी फौजी है, इसको भी सुनो, आप बोलने तो दो, ये भी फौजी है, इसको बोलने दो, ये भी फौजी है। अरे आप ही कर रहे हैं, आप पूरा कमांड कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अंडर अटैक है, गुलाम नबी आजाद अंडर अटैक है, और आप कहे जा रहे हैं और कहते हैं कि भाई फौजी बड़ा बड़ा। अरे क्या दिया फौजी को 1947 से आज तक, क्या दिया? अब फौजी बड़ा बड़ा बेवकूफ बना रहे हो। राजेश, प्रमोद जी, सवाल ये है, देखो मैडम, बात राजेश जी, मैं आपसे पूछूंगी, मैं आपसे सवाल लूंगी, या तो मेरे को बोलने मन दीजिए, आप मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, पूछेंगे आप पूछेंगे तो मेरी बात आप सुनने कहाँ देते हैं? नहीं, कहाँ सुनने देते कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं, आप समाज फौजी और है, आप फौजी की इज्जत करते हैं, आप फौजी और है, करते हैं, आप फौजी की इज्जत करते हैं, दीदी मिश्रा जी, आप इनकी जगह ले रहे हैं, राजेश यादव जी, इनकी जगह नहीं ले रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि क्रोकोडाइल टीयर्स मत शेड करो। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, आपने हमेशा जो है, थोड़ा सा भावना, राजेश यादव एक जी, मिनट कहूंगा, एक सेकंड, आप मेरी पूरी बात नहीं, मैं सबकी सुनता हूँ ना धैर्यपूर्वक, राजेश पहले मेरी हाँ ना कर दे। नहीं, आपने धैर्यपूर्वक नहीं सुना, यहाँ बैठे हुए राजेश यादव जी, नहीं सुना, राजेश यादव जी, मैं क्या करूँ? आप बराबर बोलने नहीं दे रहे, आप जो है
प्रमोद कुमार जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये शायद भावनाओं को चोट है। हम समझने की भी कोशिश करें कि जो सैनिक हमारे लिए 24 घंटे तैनात हैं, उनको हम घर में बैठ के गालियां दे लेते हैं, बावजूद कि हम सुरक्षित भी हैं। भावनाओं को भी समझने की जरूरत है। प्रबोध कुमार, कई बार हमें लगता है कि जो लोग अपने बच्चों को खो देते हैं, जो लोग अपने परिवार में कई लोगों को, फिर बावजूद इसके अपने बेटे को खोने के बाद भी जो पिता अपने पोते को भी फौज में भेजने की बात कहता है, उसके साथ तो धोखा हो गया ना, ये उसके साथ तो चीटिंग है। जब आप कंपेयर करने लगते हैं किसी मौत को उरी अटैक के साथ, जब आप शहादत में और मौत में फर्क ही नहीं कर पाते हैं। जी, बड़े अफसोस की बात है। मैंने 20 साल एयरफोर्स में मैंने नौकरी की। देश के में उस 20 सालों में बहुत जगह रहने का मौका मिला मुझे जी। वहाँ हार्ड पोस्टिंग होती है, फील्ड पोस्टिंग होती है, अलग अलग पोस्टिंग होती है। कितना तकलीफदायक होता है वो समय गुजारना। फिर भी हम वहाँ हंसते खेलते अपना समय गुजारते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो भाव होता है कि चलो हम यहाँ पे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और अब जो यहाँ पे जो राजनेता जो हैं, एक जो सैनिक की शहादत को मरने जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनको मरने में और शहीद होने में फ़र्क नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऐसे बयान ऐसे प्रबुद्ध लोगों से आता है जो कि देश के बड़े राजनीतिज्ञ कहलाते हैं, और इनसे इस तरह की बातों की अपेक्षा कोई नहीं कर सकता। बड़े ही इस तरह के बयानों से हम जैसे लोग बड़े ही आहत होते हैं। बड़ा दर्द होता है कि इस तरह के लोग, इनके अंदर कोई भी सेंटिमेंट, सेना के लिए कोई सहानुभूति है ही नहीं। किस विषम परिस्थितियों में एक सैनिक वहां लड़ रहा होता है, और यहाँ पे उरी में जो शहीद हुए हैं उनकी तुलना इस तरीके से कर रहे हैं कि जो लाइन में जो लोग खड़े हैं, तो यहाँ लाइन में अगर उनके हिसाब से मारे 40 लोग मारे गए, तो कहते हैं वहां तो 40 लोगों की मौत हुई। हालांकि ये भी दर्दनाक हादसा है। जो भी एक भी मौत होती है, कोई भी मौत होती है, लेकिन उस हर एक मौत को आप जो है एक शहीद के मौत के साथ तुलना करना और ये कहना कि 19 लोग वहां शहीद हुए, वहां मरे, नॉट शहीद हुए, मरे, और यहाँ पे 40 लोग मारे गए, तो क्या चाहते थे कि पूरी की पूरी बटालियन वहां शहीद हो जाती, तब इनको तसल्ली मिलता क्या? आतंकवादियों को बचाया, ये मेन तकलीफ की बात है। ये जो मैं समझ गई आपकी बात। ये क्या चाहते हैं, पूरी की पूरी हमारी बटालियन वहां शहीद हो जाती है। या तो मेरी बात सुनिएगा और बात नहीं सुनिएगा, मेरे से क्वेश्चन मत करिएगा पूरी ढंग से। एक सेकंड, मैं पहले दो और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, पहले 2 ना 3 कर लो आप। यहाँ पे सवाल ये है दानवीर जी, जिस तरीके से हम तमाम चीजों को देख रहे हैं, जिस तरह की राजनीति अभी हम देख रहे हैं, सवाल ये भी तो पूछा जा सकता है कि सेना के साथ हमारे देश की सेना वैसी नहीं है जैसे आप राजनीति में इस्तेमाल करें, और ना ही उस तरह की सेना है जैसे हम पाकिस्तान की, कई बार लोगों को लगा कि कहीं कुछ ऐसा होने वाला था, वैसा होने वाला था। बिल्कुल ये सब बातें मानी नहीं जा सकती। इस तरीके से बयान देना, और कांग्रेस पार्टी क्या कोई कड़ा मैसेज नहीं दे सकती? एक के बाद एक इस तरीके के बयान आना, हालांकि कई बार हमने देखा है कि पार्टी लाइन नहीं है, ये पार्टी का बयान ये नहीं है, तो बार बार बयान फिर कैसे दे पाते हैं ये लोग? देखिए, पॉलिटिक्स अपार्ट, इसमें 2 चीज़ें हैं जी। जो ये नोट की जो बंदी है और जो उससे जो संकट है, जो तकलीफ जो आम आदमी को हो रही है, जो आम आदमी सहने के लिए तैयार है देश के लिए, लेकिन तकलीफ हो रही है उसको, वो एक अलग मुद्दा है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में उनका दायित्व है कि वो सरकार से सवाल पूछे, बिल्कुल, और सरकार को से कठिन सवाल पूछे। ये एक हमारे देश का ये एक प्रक्रिया है जी। तो वो तो बिल्कुल स्वागत योग्य है, बिल्कुल पूछना चाहिए और कठिन सवाल पूछने चाहिए। लेकिन इन कठिन सवालों के पूछने के साथ साथ आप अपना आपा खो बैठे और आप अपनी समझ खो बैठे और आप इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण बयान दे बैठे, मेरे ख्याल से इसकी हम सब को मिलके भत्सना करनी चाहिए और पूरे देश को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए, एक आइसोलेटेड घटना के तौर पे नहीं लेना चाहिए। कई सारी घटनाओं को जोड़ के इस बयान को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या हम किस प्रकार का देश चाहते हैं, हम किस प्रकार के नेता चाहते हैं। ये सारे एक बहुत गंभीर सवाल जो है जो पैदा होते हैं और जो आपने जो पैकेज चलाया उससे और ज्यादा उसकी जो गंभीरता है वो उजागर होती है, उभर के आती है। बिल्कुल।
यहाँ पे सवाल अब ये है विमला बाधम जी, जो हम चीजें देख रहे हैं और ये बात सच है, किसी की भी मौत दुखद है और जिस तरह की अप्रिय घटनाएं मिल रही हैं एग्जीक्यूशन में, कहीं ना कहीं नोटबंदी के बाद परेशानियां हैं लोगों को। जो कहा, जो बात रखी राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने, वो आधी बात इसलिए सच है कि उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष को भी हम ही ने चुन के वहां भेजा है जिससे कि सरकार पर कम से कम लगाम लगाई जा सके। सरकार अगर कुछ गलत करती है तो कंस्ट्रक्टिव आवाज उठाकर विपक्ष का रोल ठीक से प्ले किया जा सके। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि विपक्ष होता है इसीलिए कि अपनी बात को रखे जी, लेकिन वो नोट का मुद्दा बिल्कुल अलग सेपरेट मुद्दा है। वहां पर उरी हमला कहां से आ गया? एक इतनी महान चीज, महान शहादत से ये हमारी छोटी छोटी तकलीफें हैं जो हम रोजमर्रा में हम उठाते, सभी लोग जो भी जीवन जीने के लिए आया है इस पृथ्वी पर, सभी उन तकलीफों से गुजरते हैं। कभी हम राशन लाइन में खड़े होते, कभी किसी लाइन में खड़े होते, ये हमारा अपना व्यक्तिगत तो सब तरह से है। इसमें ये भी नहीं कह सकते कि एक पार्टी के लोग लगे हैं या एक समुदाय के लोग लगे, सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, पूरा देश लाइन में लगा हुआ है इस समय। वो भी इसलिए मैं कह रही हूँ कि मोदी जी ने, हमारे जो संत प्रधानमंत्री हैं, कोई अपना स्वार्थ नहीं, उन्होंने परिवार छोड़ा, सब छोड़ा और वो उन्होंने एक देश के लिए, देश के लिए खुद को कहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्हें मालूम है कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी इस समय है और किस तरह उन्होंने इस नोटबंदी को आगे बढ़ाया है। ये बहुत बड़े दिल की बात और बहुत बड़ी हिम्मत की बात मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारे विपक्षी दल इसकी बहुत तारीफ करेंगे। क्यों तारीफ करेंगे? क्योंकि एक ईमानदार जवाब विपक्ष में तो तारीफ करते थे क्या? जी नहीं, सुनिए नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप बुराई की बात हो, बुराई करिए, लाइनें लग रही हैं इसकी बुराई करिए आप, लेकिन जो एक उन्होंने जो एक सर्जिकल ये इकोनॉमिक स्ट्राइक करी है देश में, वो एक बहुत सराहनीय कदम है। ठीक है, दूसरी बात ये गुलाम नबी आजाद ने मर्यादा का पालन नहीं किया। जी बिल्कुल, उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारी जो मुसीबतें हैं, जो हमारी, उनको उस महान आत्माओं से जोड़ दिया। कम से कम जो हमारी आर्मी है जिसकी पूजा करते हैं, सलूट करते हैं, उससे जोड़ दिया। और ये बहुत तकलीफ की बात है और उन्हें अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। देखिए, इसमें कोई बात नहीं। एक तो इस तरह का बयान देना, संसद में बयान दिया है, फिर उस बयान पर आज वो अडिग भी रहे हैं। राजेश यादव जी, आपसे सवाल है मेरा, ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार नेताओं ने माना है, पार्टी ने नेताओं की बात से अपने आप को अलग भी किया है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बड़ा निर्णय उनके खिलाफ न लेना क्या मैसेज नहीं देता? क्या सारे नेता उनकी तरफ से बोल रहे हैं? ये और दुखद बात है, सारे नेता उनकी तरफ से बोल रहे हैं। अब मैं आपको सुनना चाहती हूँ। जी, बात को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मेरी बात को सब ध्यानपूर्वक सुने। मेरी गलती हो आप वहाँ आप टोक सकते हैं, आप मतलब उसको पूछ लेना, वही क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बात करें। आप देखिए, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, गुलाम नबी आजाद ने उरी हमले से तुलना नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि उस समय जो उनका कहने का सेंटेंस ये था, सुनिए, कि जो ये कैसे पक्ष ले पा रहे हैं, कैसे आप सुनेंगे, पूरे सुनेंगे तभी तक चीज निकल के आएगी। आपके तमाम नेताओं के बयान हैं। ना मैं वही बता रहा हूँ कि ये उरी हमले पर राजनीति कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए इस समय भी देश के अंदर जो भी है 200-300 के करीब लोग जो मरे हैं लाइनों में। और वैसे 200-300 कहाँ की रिपोर्ट है? सुनिए, मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, 31 लोग भ्रम मत फैलाएं पूरे देश में। ऐसे टेलीविजन पे 31 लोग, मैं कह रहा हूँ ना, पहले सुनिए, ठीक है, 230 ना बताएं, शिवपाल जी ने दिया, ऐसे बयान जी ने शिवपाल जी ने, जनता को भड़काने वाले बयान। आप सुनिए, ये जो है, अरे जनता को छोड़िए, आज कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने जो कहा है राजेश जी, ये फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट के जज का दर्द देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अस्पताल में डेंगू से, पुराने नोट नहीं ले रहे, वो मरने की स्थिति में। बताइए, हाई कोर्ट के एक जज कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आप अपने बयान नोटबंदी की समस्या बहुत गंभीर है, पहुंच के बजाय कि राजनेताओं के बयान के बारे में कुछ बताने के दंगे हो जाएंगे। फिर भी फौजियों को शहादत को कम नहीं करा जा सकता, नहीं किया जा सकता। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, नोटबंदी आप सही कह रहे हैं, लेकिन समय की कमी है। आप देखिए, और ये कह रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं, जब परिवार छोड़ा प्रधानमंत्री ने, अरे प्रधानमंत्री ने क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे शो में आने के लिए, लेकिन जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कम से कम कंपेयर किया जाना। राजेश यादव जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया।
उनने कोई बाइक को छोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के शो में आने के लिए। जय हिंद। ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट जाए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। उड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। अफजल गुरुजी को हाफिज सईद साहब, ओसामा जी जो हैं, पर ये ओसामा जी डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, हमें ले आइए इनको हटाइए, हमें ले आइए इनको हटाइए। गैरों से सौदा करते हैं, अपनों से धोखा करते हैं। दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को, दुश्मन के खिदमतगारों को, इस देश के सब गद्दारों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे वो हमको भूल न पाएंगे।